हाँ जी, कल का रिकैप कर लेते हैं फटाक से। क्या पढ़ा था हमने कल? कोई भी बता दीजिए। कुछ ही चीजें पढ़ी थी, बहुत ज्यादा डिटेल और वो सब नहीं पूछ रही हूँ। जस्ट आस्किंग कि व्हाट आर द मेन टॉपिक्स जो हमने कल कवर किए थे। मैम कल हमने टाइडल पावर, बायोमास एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और इनका ही पढ़ा था, और इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा था। हाँ जी, यही हमने पढ़ा था। अच्छा, कितने रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी अभी तक हम पढ़ चुके हैं? मैं जिससे पूछूंगी वो बताएंगे। नीलू जी, आप बता सकेंगे? मैम क्षमा कीजिएगा, मुझे नहीं पता है। कल आप थे क्लास में? नहीं मैम, नहीं थी मैं कल। अच्छा। नेहा जी, अभी जो लोग कल नहीं थे, परसों नहीं थे, वो थोड़ा सा सुन लेंगे कि कौन कौन सी एनर्जीज हमने पढ़ी थी। तो थोड़ा सा आपको आगे पढ़ने में या जब आप दोबारा पढ़ेंगे तब थोड़ा सा रहेगा कि हाँ, ये चीजें हमने कहीं देखी हैं। एकदम से सारी चीजें पढ़ेंगे तो याद नहीं रहेगी। हाँ जी, नेहा जी आप बताएंगी? जि- जितना याद है उतना बता दीजिए, बाकी कोई और कवर कर लेगा। बहुत सारे सोर्सेस थे, उनमें से एक दो तीन जितने आपको याद हैं। अभी इन्होंने बताए भी थे, साक्षी जी ने। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा करके भी आप बता सकते हैं। रिन्यूएबल सोर्सेस पूछ रही हूँ मैं। कुछ सोर्सेस आपके आसपास अभी भी हैं। चलिए, नेहा जी को प्रॉब्लम है। पूनम जी आप बताएंगी? मैं भी नहीं थी 2 दिन। सॉरी, फिर से बोलिए। मैं नहीं थी कल। कल नहीं थे? नहीं। दीदी जी आप भी नहीं थी कल? नो मैम, मैं भी लेट जुड़ी थी, मैं सेकंड वाले में आई थी। चलिए, एक एक लाइन में मैं बता देती हूँ आपको। हमने रिन्यूएबल सोर्सेस पढ़े थे 2 दिन में, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था सोलर एनर्जी, कैसे हम उसको यूज करते हैं, क्या एडवांटेजेस क्या डिसएडवांटेजेस हैं। फिर हमने विंड पावर पढ़ा था। फिर हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी थी। फिर टाइडल पावर पढ़ा था, जिसमें वाटर ही यूज होता है। फिर बायोमास एनर्जी पढ़ी थी। फिर न्यूक्लियर एनर्जी पढ़ी थी। और फिर हमने जियो थर्मल एनर्जी पढ़ी थी। इस तरह से 7 सोर्सेस जो रिन्यूएबल सोर्सेस हैं, जिनका रॉ मटेरियल जो है वो इजीली अवेलेबल है हमको, उसके लिए हमें कोई खर्च नहीं करना पड़ता। तो और वो रिन्यू रिन्यू का मतलब है रोज हर दूसरे तीसरे दिन या रोज वो उसी पावर के साथ, उसी स्ट्रेंथ के साथ हमें अवेलेबल होते हैं और नेचुरली अवेलेबल होते हैं। तो ये सोर्सेस जो हैं, इनसे हम पावर जनरेट करते हैं। ये हमने देखा था, क्या एडवांटेजेस हैं क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये हमने देखे थे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम गोल्स करेंगे। मैं प्रेजेंट करती हूँ स्क्रीन। कोई है जो एक्सेप्ट कर लें रिक्वेस्ट? जी मैम। ओके जी, ओके। चलिए, स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस यस मैम। मैम। हाँ, तो हम ये पढ़ रहे हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब ये क्या है, कब शुरू हुए, इसके बारे में जान लेते हैं। ये इन द ईयर 2000, सितंबर 2000 में
लीडर्स 189 कंट्रीज के जो यूनाइटेड नेशंस के पार्ट हैं, उन्होंने न्यूयॉर्क में एक इंडोर्समेंट किया, एक मीटिंग की और उसमें कुछ गोल्स को फाइनलाइज किया कि ये गोल्स जो हैं वो हम 2015 तक कंप्लीट करेंगे। जो जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इट्स नॉट रिलेटेड कंप्लीटली टू द एनवायरनमेंट, बट वन ऑफ द इशू इज एनवायरनमेंट, क्योंकि वो भी बहुत इंडेंजर्ड कंडीशन में आ रहा है, बहुत ऐसी कंडीशन में मतलब हम रह रहे हैं जिसको सुधारना हमारा ही दायित्व बनता है, क्योंकि इसको बिगाड़ने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। तो एनवायरनमेंट को भी एक वन ऑफ द मेन इशू इसमें रखा गया कि वो गोल हमें पूरा करना है 2015 तक। तो वो जो थे गोल्स वो 8 थे। सबसे पहले ये आपको याद रखना है कब हुआ था, 2000 में हुआ, इसीलिए इसको कहा गया मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलेनियम वर्ड जो है वो इसीलिए यूज किया गया क्योंकि ये कब हुआ था, 2000 में एक मिलेनियम कंप्लीट हुआ ना, तो इसलिए। और इसमें कितनी कंट्रीज थी, तो 189। कितनी कंट्रीज हैं वर्ल्ड में, कोई बताएगा? 196 या 193? 195। हाँ, 195 कंट्रीज हैं और उसमें से 2 को छोड़ के बाकी सारे ही यूएन के जो है मेंबर्स हैं। उनमें से 189 कंट्रीज जो थी वो इस समिट में आए थे, यूनाइटेड नेशंस का जो हुआ था न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से गोल्स थे, क्या क्या उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करना है, कैसे करना है, वो हम देख लेते हैं। टाइम लिमिट क्या थी इसकी, 2015। हुआ कब था, 2000 में। मैंने 15 साल का गैप पीरियड रखा था इन्होंने इसको अचीव करने के लिए। उसमें जो सबसे पहला गोल था वो था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर। सबसे जो मेजर इशू है वो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, खासकर कुछ कंट्रीज की कुछ ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पर जो रिसोर्सेस हैं जो उनको चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो ऑब्वियसली उतने नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है। और सब लोगों को, या सब लोग ये कहना चाहिए कि वो इतने एफर्ट नहीं लगाते, इतना कोशिश नहीं करते कि वो अपनी अर्निंग्स, अपने सर्वाइवल के लिए जितना उनको चीजें चाहिए वो उसको अर्न कर सकें। तो इसलिए पॉवर्टी, और उतने जॉब्स भी नहीं हैं जो उनको पूरी तरह से दिए जा सकें। तो इसलिए कहा जाता है ना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। आप अपना खुद का सोचिए, खुद खड़े होइए कि आप क्या काम कर सकते हैं। कम से कम इतना आप कमा लें कि आप अपना घर, अपना परिवार को 2 समय की रोटी, एक छोटा सा आसरा जो है वो दे सकें। तो इसका फर्स्ट गोल था इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि जो बहुत ही भूखमरी है कुछ कंट्रीज में, बहुत ही मतलब गरीबी है, उसको थोड़ा दूर किया जाए। तो कितना, रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हुज इनकम इज लेस देन $1 पर डे। $1 पर डे का मतलब है 80-90 रुपीज जो है, जो लोग नहीं कमा पाते एक दिन में, उस वो जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन का हाफ किया जाए। मतलब कम से कम 50% लोगों को ऐसा कुछ काम या ऐसी कुछ रोजगार दिया जाए कि वो कम से कम $1-1.5 पर डे, मतलब कि 100 रुपए कम से कम एक दिन में वो कमा सकें। अचीव फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल इंक्लूडिंग विमेन एंड यंग पीपल। यंग पीपल इंडिया में अभी बहुत हैं, सबसे ज्यादा हैं वर्ल्ड के। तो उनको जो है उनकी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली यूज करना चाहिए, उनको कहीं काम या ऐसा कुछ रोजगार देना चाहिए, क्योंकि उनमें एनर्जी तो पूरी है। किसी वजह से वो पढ़ पाते हैं, किसी वजह से वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो जो नहीं पढ़ पाते हैं वो क्या काम कर सकते हैं, उस काम में उस एनर्जी को यूज करना चाहिए, जो कि चाइना ने किया। और कुछ सालों में देखिए वो कहाँ से कहाँ पहुंच गया। ये करीबन मुझे लगता है 20-25 साल में वो बहुत अच्छे से राइज किया। तो ये आपके ऊपर है कि कंट्री की लीडरशिप और जो वहाँ का जो रूल करते हैं उनके ऊपर है कि वो किस तरह से अपने जो पॉपुलेशन है या अपने जो सिटीजन्स हैं उनको किस तरह से वो उनकी स्ट्रेंथ को यूज करे। थर्ड जो है इसमें वो है रिड्यूस बाय हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल हु सफर फ्रॉम हंगर। जिनको मतलब जो थोड़ा बहुत कमा रहे हैं वो कम से कम खाना खा ले रहे हैं, लेकिन
जो बिल्कुल ही नहीं कमाते उनको कौन देगा, तो वो भूख से ही मतलब उनकी जो खुद की नीड है वही वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, भूखमरी है। तो उस प्रपोर्शन को भी हाफ किया जाए, 50% तक उसको कम किया जाए, ये पहला गोल था। सेकेंड गोल है अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन का मतलब है कि इतना उनको पढ़ा दिया जाए कि वो अपना जो भी चीजें आती हैं, प्राइमरी चीजें, वो उसको पढ़ सकें, कुछ कैलकुलेशन वो कर सकें, है ना, कुछ स्कीम्स आती हैं उनको वो समझ सकें, बैंकिंग के छोटे मोटे काम वो कर सकें। सो इंश्योर दैट, क्योंकि कोई भी आप यदि रोजगार भी करते हैं, कोई बिजनेस भी करते हैं, तो भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान जो है, थोड़ा बहुत लिटरेसी होनी चाहिए कि आप कुछ चीज को देख सकें, समझ सकें, पढ़ सकें, है ना, और उसको अपने हिसाब से मॉड्यूलेट करके आगे क्या आने वाला है उस चीज को समझ सकें, करंट में जो चल रहा है उसको आप देख सकें। तो ये तभी आएगा जब प्राइमरी एजुकेशन कम से कम आपके पास में हो। सो इंश्योर दैट ऑल बॉयज एंड गर्ल्स कंप्लीट अ फुल कोर्स ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग। जो प्राइमरी स्कूलिंग है 5th तक 8th तक, ये आप कम से कम इतना आप करीब करीब सभी लोगों को, सारे सिटीजन्स को ये आप दे सकें। थर्ड जो है वो है प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर विमेन। तो जेंडर इक्वालिटी का क्या मतलब है कि जो रेशो प्रपोर्शन है मेल फीमेल का, है ना, उसके कारण कई कंट्रीज में बड़ा ही डिसबैलेंस है कि लेडीज ज्यादा हैं तो क्यों ज्यादा हैं, कम होनी चाहिए। तो वो प्रपोर्शन को यदि वो बिगड़ जाएगा तो सारा जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। तो उस जेंडर इक्वालिटी को मेंटेन करना, उसको प्रमोट करना, प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में लड़कियां कम पढ़ती हैं, पहले और भी कम पढ़ती थी, उसके पहले और भी कम पढ़ती थी, उनको पढ़ने ही नहीं दिया जाता था। तो वो सारी जो इनइक्वालिटी है उसको दूर करना, प्रमोट द इक्वालिटी एंड एम्पावर द विमेन। क्योंकि यदि समाज में दो इंडिपेंडेंट वजूद रखने वाली नेचर है, ह्यूमन बीइंग में एक मेल है एक फीमेल है, तो जब दोनों ही में से एक स्ट्रांग होगा एक स्ट्रांग नहीं होगा तो गाड़ी जो है वो ठीक से चलेगी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि औरत और आदमी जो है वो एक गाड़ी के दो पहिए हैं, या एक इंसान की दो आंखें हैं, दो हाथ हैं। तो एक चीज यदि काम नहीं करेगी, एफिशिएंटली काम नहीं करेगी, सोच समझ नहीं सकेगी, तो जो चीजें हैं वो आगे बढ़ती नहीं है। क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को ना, कॉम्पिटिटर नहीं है हम, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे का सहारा बनते हैं, एक दूसरे को संभालते हैं। तो इसलिए एम्पावर करना विमेन को बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन प्रेफरेबली बाय 2005 तक ये जो इनइक्वालिटी इसको दूर करना, एंड इन ऑल लेवल्स ऑफ एजुकेशन लेटर देन 2015 तक जो है वो आगे के जो लेवल्स हैं एजुकेशन के, हायर एजुकेशन है ना, और इन सब चीजों में या रोजगार के उसमें भी आप देख लो, उसमें भी इनको इक्वली एक लेवल पे लाना। फोर्थ है रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। अब जो मोर्टेलिटी रेट है पहले बहुत ज्यादा थी कुछ कंट्रीज में, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज ले लीजिए, इंडिया एशियन कंट्रीज ले लीजिए, तो उसको रिड्यूस करना बाय 2/3 द मोर्टेलिटी ऑफ ए चिल्ड्रन अंडर 5। जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी जो मृत्यु दर थी, है ना, डेथ रेट, वो बहुत ज्यादा थी पहले। कुछ इन्फेक्शन या प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिल पाना, ये सब चीजों की वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो उसको उसकी तरफ ध्यान देना और उसको रिड्यूस करना। फिफ्थ है इम्प्रॉपर मैटरनल हेल्थ। मैटरनल मतलब मदर की हेल्थ जो है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि पहले ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या डिलीवरी टाइम पे ही कई माएँ जो हैं वो उनकी डेथ हो जाती थी, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं, प्रॉपर केयर नहीं। तो इसलिए जो है इस पे भी ध्यान देना जाना चाहिए, और इस रेट को, इस मैटरनल जो डेथ रेट है इसको भी कम करना चाहिए। रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी बाय 3/4 तक कम करना, और अचीव यूनिवर्सल एक्सेस टू रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब कि जच्चा बच्चा दोनों की हेल्थ पे जो है वो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। और सिक्स्थ है कम्बैट HIV, एड्स, मलेरिया एंड अदर डिसीजेस जो इन्फेक्शन से होती हैं,
मलेरिया जो है वैसे तो मच्छरों से होता है, बट ये पैरासिटिक इन्फेक्शन है, क्योंकि एक पैरासाइट है, यदि वो किसी के उस पे है और उस मच्छर ने उसको बाइट किया, तो वो जो मॉस्किटो है एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज, वो उस पैरासाइट को कैरी करता है, और वो जिस भी ह्यूमन को काटेगा तो वो वहां पे ट्रांसमिट कर देता है उस पैरासाइट को, और उससे जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है और बीमार हो जाता है। तो इस तरह से जो इन्फेक्शन की जो डिसीजेज हैं, HIV भी इन्फेक्शन से होती है, कुछ प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड है ना, और सलाइवा, इन सब से, एंड अदर डिसीजेस। तो इनको रोकना वहीं पर और उसके स्प्रेड को कम करना, ये 6th गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का 6th गोल है, एंड दिस शुड बी अचीव बाय 2010। ये रखा गया गोल कि 2010 तक ये कम कर लिया जाए। एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू ट्रीटमेंट फॉर HIV AIDS फॉर ऑल दोज हु नीड इट। जनरली जो इन्फेक्शन वाली डिसीज हैं, इससे लोग दूर भागते हैं, है ना, और उनको प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि यदि कोई बीमार है ना, कोई किसी तरह से लाचार हो गया है अपनी बीमारी, वो खुद ही डिप्रेस हो जाता है, और साथ में यदि उसके आसपास के सराउंडिंग के लोग उसको सपोर्ट नहीं करते, उसको एक तरह से उसका ध्यान नहीं रखते, तो वो और ज़्यादा डिटेरियोरेट हो जाती है उसकी कंडीशन। तो उसको सपोर्ट करना और जो उसको चाहिए वो ट्रीटमेंट उसको देना, ये भी एक तरह से हमारी जिम्मेदारी बनती है। halt and reverse the incidence of malaria and other major diseases, जिससे बहुत लोगों की डेथ होती है, उन तरह सारी जो डिसीजेज हैं उनको कंट्रोल करना, उनको रोकना, ये 6th गोल था। 7th जो है वो है इंश्योर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये इम्पॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट को कवर करता है। कौन सा? 7th वाला। किसका? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का जो 7th गोल है, इट इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट। integrate principles of sustainable development into country policies and programs and reverse the loss of environmental resources। अभी हमने इतना सब environment के बारे में पढ़ा, तो जो लॉस हो रहा है environmental resources का, उसको रिवर्स करना, मतलब उसको कम करना, उसको रोकना, ये उसमें फर्स्ट गोल है। उसमें सेकंड है रिड्यूस द बायोडाइवर्सिटी लॉस अचीविंग बाय 2010। बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, मतलब लिविंग जो बीइंग्स हैं, प्लांट्स और एनिमल्स का जो एक सराउंडिंग एक वो है, उसमें जो लॉस हो रहा है, कुछ क्रिएचर्स मर रहे हैं या कम हो रहे हैं, है ना, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना और इसके रेट को रिड्यूस करना। थर्ड है हाफ द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल विदाउट एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन। तो जो ड्रिंकिंग वाटर है, हमने कई बार देखा है, कई जगहों का पानी जो है वो आजकल तो हर ही लोग अपने घर में फिल्टर यूज करते हैं। पहले कुछ सालों पहले तक, आज से करीबन कह लो 25-30 साल पहले, हार्डली कोई फिल्टर लगाता था। वो कब लगाते थे? जबकि बहुत ही वहाँ का पानी गंदा हो, तब वो एक ऑर्डिनरी फिल्टर लगाते थे। लेकिन आजकल धीरे धीरे कुछ सालों में सब RO प्लांट लगाते हैं, मतलब एक्सट्रीम प्यूरिफिकेशन। उसके लिए हम बहुत पैसा खर्च करते हैं, उसमें पानी भी बहुत वेस्ट होता है, लेकिन क्योंकि इतना गंदा है पानी कि आपको वो लगाने की ज़रूरत, मतलब कंपलसरी एक तरह से हो गया है। तो उस पानी को ड्रिंकिंग वाटर का सप्लाई करना, सैनिटाइज करना, ये सब चीज़ें इसमें है। फिर इसका 4th पॉइंट है इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ एटलीस्ट 100 मिलियन स्लम ड्वेलर्स बाय 2020। जो झोपड़ी में या बहुत जिनके पास रहने के लिए और वो सब जगह नहीं है, तो उस चीज़ को भी, उनकी लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव करना, और इसका जो गोल है वो रखा गया 2020। लास्ट जो है वो है 8th गोल, जिसका जो है डेवलप अ ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट। अब ये सारे गोल्स आपने रख लिए, लेकिन यहाँ पे जो 189 कंट्रीज हैं या इससे ज़्यादा भी हैं जो नहीं भी आई,
तो उन्होंने यदि कुछ साइन तो करा, लेकिन कुछ कंट्रीज में इतना फाइनेंशियल वो साउंड नहीं है, या वो इतना ये सब नहीं कर सकते हैं, तो उनको एक तरह से सपोर्ट करना, और जो नीड है, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उसको जो दूसरी कंट्रीज हैं वो पूरी करें. So develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system. कुछ एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाएं जो कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी हो, कि भाई नहीं इसके लिए ये अलग है, उसके लिए अलग है, नहीं, सेम है. कोई नहीं कर पा रहा है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे. तो इस तरह से ओपन रहे, कुछ रूल्स के बेस पे सपोर्ट करेंगे ऑब्वियसली. And address special needs of the least developed countries, landlocked countries and small island developing states. क्योंकि सारी जो हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज नहीं हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ पुअर हैं, है ना. कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिसके आसपास ऐसी जगह हैं कि लैंड लॉक जिसको बोला, चारों तरफ से लैंड से कवर्ड है, और वो कुछ चीजें उनके पास है ही नहीं, है ना. कुछ रिमोट में है, कुछ स्मॉल आइलैंड्स हैं, वहां पर वो चीजें पहुंचती नहीं है जो उनको चाहिए. तो ये सब चीजों को ध्यान में रखकर कि नहीं, एक ग्लोबल पार्टनरशिप जो है वो हम करेंगे और सबको चीजें अवेलेबल कराएंगे. नेक्स्ट है डील कॉम्प्रिहेंसिवली विथ डेवलपिंग कंट्रीज डेब्ट. तो जो अब इसके लिए डेब्ट लेना पड़ता है, हम बहुत सारी कंट्रीज लेती हैं कि कुछ स्कीम के लिए कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज हैं या स्कीम्स हैं, या ऐसे प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की कि उतना फंड उनके पास नहीं होता, तो वो लोन लेती हैं दूसरी कंट्रीज से. तो उस को बहुत अच्छी तरह से उसको डील करें. ये नहीं कि भैया पूरी तरह से उस पे हावी हो जाएं और कि आप नहीं दोगे तो ऐसा वैसा, ऐसा नहीं, मतलब थोड़ा सा कंप्लीटली उसको प्रॉपरली उसको मैनेज करें. And in cooperation with pharmaceutical companies provide access to affordable essential drugs in developing countries. Developing countries के पास में कुछ दवाइयाँ नहीं होती हैं, या होती हैं तो उतनी sufficient नहीं होती हैं कि वो जो नीड है उसको पूरी कर सकें. तो जो इंटरनेशनल बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, उनके साथ कुछ टाई अप करके कुछ कंसेशनल रेट पे, अफोर्डेबल रेट पे ये उनको प्रोवाइड करें. And in cooperation with the private sector, make availability the benefits of new technologies, especially information and communication technologies. तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं, वो सारी कंट्रीज के पास सब तरह के टेक्निक्स या सब तरह के जो मॉडर्न जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, टूल्स अवेलेबल नहीं होते हैं. तो उनके लिए आपस में कोलैबोरेट करें, आपस में कुछ समझौते करें, है ना, निगोशिएट करें, और सभी को ये चीज़ें मिली, एटलीस्ट उतना मिले जितना कि उनको ज़रूरत है. तो हियर इट कंप्लीट्स आवर 8 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. तो इसमें यदि किसी को कोई परेशानी है तो पूछ लें. एक्चुअल ये तो रिलेटेड इन्वायरमेंट से है, तो हमको सभी पढ़ने की जरूरत है या फिर इन्वायरमेंट के गोल पे हमको फोकस करना है? नहीं, पढ़ना आपको पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी चीजें हैं. एक एक लाइन में, जैसे कि पावर्टी, हंगर भी है इसमें, एजुकेशन भी है, एम्पावरमेंट भी है, मोर्टेलिटी भी है. तो एक बार इसको देख जाओ. और मेन जो 7th गोल है वो है आपका एनवायरनमेंट पे. तो इसको थोड़ा सा आप ठीक से याद कर लो कि भाई 2020 तक जो स्लम ड्वेलर्स है इनको इम्प्रूवमेंट के लिए था, बायोडाइवर्सिटी के लिए था. मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं ये थोड़ा सा याद होना चाहिए कि भाई मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में एनवायरनमेंट के लिए क्या था या कौन सा गोल था, तो ये आपको पता होना चाहिए. बाकी 8 हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, एक बार भी आप पढ़ लोगे तो हल्का फुल्का आपको याद रह जाएगा. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. दिख रही है ना स्लाइड सबको? नहीं मैम. क्या बोला आपने, दिख रही है कि नहीं दिख रही है? नहीं नहीं दिख रहे.
अच्छा, नहीं दिख रही है, ठीक है। अब दिख रही है? नहीं हाँ यस मैम। दिख रही है। जी मैम। हाँ, चलिए। अब नेक्स्ट जो है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसको कहा जाता है एजेंडा 2030, क्योंकि जो फर्स्ट हमने अभी गोल पढ़े उस वो कब तक पूरे करने थे? 2015 तक। हुए कब थे? इसकी ट्रीटी कब साइन हुई थी? 2000 में हुई थी, इसीलिए इनको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स कहा गया। 2015 में एक फिर से मीटिंग हुई थी। 2015 में, सितंबर 2015 में एक और यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग हुई, जिसमें कि 193 हेड्स जो हैं स्टेट के और कंट्रीज के, वो मिले आपस में और उन्होंने 17 गोल्स फिर से एक एजेंडा के रूप में रखे, जो कि उनको पूरे करने हैं। इसको एसडीजीज मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, और एमडीजी बोला जाए तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये शॉर्ट फॉर्म में भी आ जाएगा, तो आप याद रखेंगे इसको। तो कब हुआ था? 2015 में हुआ था। इसका एजेंडा, इसको क्यों बोला जाता है 2030? क्योंकि इसका जो पीरियड है इसको अचीव करने के लिए वो 2030 रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको एजेंडा 2030 भी बोलते हैं। उसमें कितनी कंट्रीज थी, कौन बताएगा? 189। 189। हाँ, और इसमें 193 हैं टोटल। वैसे 195 कंट्रीज हैं, उनमें से 2 कंट्रीज इसकी मेंबर नहीं हैं, तो वो नहीं थी। बाकी सारे ही लोग थे इसमें। 193 हेड्स जो थे वो उन्होंने इसमें शिरकत की थी। और जो इसका जो ये इन्होंने एक बताया है कि एसडीजीज एंड देयर 169 टारगेट्स फॉर्म द कोर ऑफ रिजोल्यूशन 71 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का भी एक कोई कॉन्स्टिट्यूशन होगा, उसके अंदर जो है इसको रखा गया। एंड इट्स अ ब्रेक थ्रू एग्रीमेंट कॉल्ड एजेंडा 2030 एंड द गोल्स आर टू बी अचीव्ड बाय मेंबर स्टेट्स बाय 2030, इसीलिए इसको 2030 कहा गया। अब ये यूनिवर्सल कॉल है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं, वो जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हैं, वो सब को एक उस पे एक मंच पे लाया गया और उसको डील किया गया। तो उसमें जो मेन है वही पावर्टी। जो पहले गोल्स थे वो 2015 तक सारे गोल्स कंप्लीट नहीं हो गए थे, है ना। कुछ प्रोग्रेसिंग फेज में थे, कुछ थोड़े कम थे, कुछ अचीव होने वाले थे। तो उनमें से कुछ जो गोल्स थे उनको फिर से रखा गया। तो उसमें एक जैसे कि पॉवर्टी है, प्रोटेक्ट द प्लैनेट एंड इंश्योर ऑल द पीपल एंजॉय पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। ये तो मेन गोल होना चाहिए, क्योंकि इंसान यहाँ आया है रहने के लिए, तो उसको शांति बहुत ज़रूरी है। दिमाग की शांति, शरीर में प्रॉपर वो हेल्दी रहे, ये 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी वो अच्छे तरह से जी पाएगा, अच्छी तरह से अपने लिए काम कर पाएगा। और जब अपने लिए काम करेगा तो अपनी फैमिली का ध्यान रख पाएगा, और फैमिली का ध्यान रखेगा तभी जो है वो समाज का ध्यान रख पाएगा, और तभी वो कंट्री के लिए कुछ कर पाएगा। और जब कंट्री के लिए करेगा तभी वो और बड़ा सोच पाएगा कि भाई चलो अब पूरी जो ह्यूमन रेस है, या पूरी जो हमारा एक बायोस्फीयर, जो पूरा एक वर्ल्ड है, पूरा ग्लोब है, उसकी पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए हम काम करें। लेकिन इंटरनली यदि वो खुद ही प्रॉब्लम में है, तो फिर वो दूसरे के लिए कैसे सोचेगा। तो इसलिए ये सारी चीज़ें बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं, एंड एवरीवन नोज दैट। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें सही नहीं हो पाती हैं। द गोल्स आर ब्रॉड इंटरडिपेंडेंट, वो आपस में एक दूसरे से डिपेंड करते हैं। एक चीज अच्छी होगी तो दूसरी, फिर दूसरी चीज अच्छी होगी तो तीसरी, इस तरह से इंटरडिपेंडेंट है। एंड दे कवर सोशल, इकोनॉमिक एंड ऑल द इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, एंड मेकिंग देम वर्क इज एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हर किसी की जिम्मेदारी बनती है, किसी एक कंट्री की, किसी एक गवर्नमेंट की, या एक किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। ये एक इंडिविजुअल, मतलब कुछ चीजें हम अपने लेवल पे सुधार सकते हैं। तो
तो एक ब्रीफ व्यू हम इसमें ले लेते हैं इस स्लाइड में, जिसमें कि 17 गोल्स क्लियर तरह से लिखे हैं। इसके हेडलाइंस पढ़ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है नो पावर्टी, सेकेंड है जीरो हंगर, मतलब वही पावर्टी भी आ गया, हंगर भी आ गया। देन हेल्थ, ठीक है, जब गरीबी खत्म होगी, भूखमरी खत्म होगी, तभी वो हेल्थ के बारे में सोचेगा। तब फिर उसके बाद फिर वो पढ़ाई के बारे में सोचेगा, फिर बाकी की चीजें आती हैं। तो ये 3-4 चीजें जो है वो प्राइमरी चीजें हैं, तो इसको आप वैसे भी याद रख सकते हो। थर्ड आता है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, है ना, बिना पढ़ाई लिखाई के आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और उसके बाद में है जेंडर इक्वालिटी, मतलब कि मेल है फीमेल है, दोनों को समान अवसर, समान तरह के जो लिविंग है, लाइवलीहुड है, वो उनको मिलना चाहिए। सिक्स्थ है क्लीन वाटर। अब इस सिक्स्थ को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ पे 4-5 चीजें जो है वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। उनमें से फर्स्ट यही है, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन। सेकेंड है सेवेंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, ये भी एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। देन डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब हर किसी को कुछ डिसेंट काम मिले, ऐसा नहीं है कि कुछ भी तरीके से वो कमा के खा ले, नहीं, एक डिसेंट वर्क मिलना चाहिए, उसके लिए उसको डिसेंट वेजेस मिलना चाहिए कि उसने इतनी मेहनत की है तो उसको इतना जो है फाइनेंशियली सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी को अच्छे से गुजार सके और फालतू के इधर उधर के गलत रास्ते पे वो ना जाए। नाइन्थ है इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्रीज और ये सब भी मॉडर्नाइजेशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, तो उसके लिए भी कुछ फंड, कुछ स्कीम्स होना चाहिए इंडस्ट्री के लिए। इनोवेशन, आगे हम और क्या कर सकते हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, उन सब चीज़ों के लिए। एंड टेंथ है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज। ये जेंडर इक्वालिटी है, और ये इनइक्वालिटी मतलब कि जो फाइनेंशियल इक्वालिटीज होती हैं, या रिलीजन के बेस पे, या बाकी सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम मेल एंड फीमेल, तो उस इक्वालिटी इनइक्वालिटी भी कम किया जाए। 11th जो है वो है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब कुछ ऐसी सिटीज और कम्युनिटी बनाई जाए जो सस्टेन करें। जो सस्टेन का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? What is the meaning of sustain? सर्वाइव। मैम जो कंजम्पशन और प्रोडक्शन, इसका रिलेशन सही हो, प्रोडक्शन हाँ, और कोई? मतलब होता है बनाए रखना, एक हाँ, जो सेट है उसे उसी तरह बनाए रखना, सस्टेन। हाँ, सस्टेन मतलब कि जो चीजें हैं आपके पास, या जो आपने अचीव की, या जो आप करने वाले, जो सुधार करने वाले, उसको होल्ड करके रखना, उसको मेंटेन करके रखना विदाउट डैमेजिंग, है ना, विदाउट डिप्लीशन। वो चीज वहां पर कंप्लीटली, मतलब ये आपका एक जिम्मेदारी है, जो आगे बढ़ना है, जो अच्छा काम करना है, वो आप करते रहो, लेकिन जो चीजें आपने सुधारी हैं उसको मेंटेन भी आप ही को करना है। तो इसीलिए इसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, है ना, उसको सस्टेन करना है आपने। मैम ठीक है, आपने दूसरा कौन सा बताया, एसडीजी, और दूसरा कौन सा बताया? एम मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। एमडीजी, ओके। हाँ हाँ। चलिए नेक्स्ट करते हैं। 12th जो है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, मतलब जो आप कंज्यूम कर रहे हो रिसोर्सेज को, या जो भी चीजें अवेलेबल हैं या प्रोड्यूस हो रही हैं, उसका जो रेशो प्रपोर्शन है उसको आप ठीक तरह से मैनेज करें। ऐसा नहीं है कि भैया आपने कंज्यूम कर लिया और वेस्ट को फेंक दिया, तो वेस्ट बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। नहीं, वो साइकिल को आपको मेंटेन करना है, कंजम्पशन और प्रोडक्शन की। 13 फिर इम्पोर्टेंट हो जाता है क्लाइमेट एक्शन। ये प्रॉपर आपको ध्यान होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्लाइमेट के ऊपर कौन सा गोल था, तो 13th वाला था, ठीक है, 13th। और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हो कि 6th वाला आपका वाटर का था, 7 वाला आपका क्लीन एनर्जी का था, और ये दोनों को यदि आप ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 जो है वो क्लाइमेट पे था, ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला भी इम्पोर्टेंट है, जो कि मैराइन लाइफ पे है, लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, 14। तो ये भी इकोसिस्टम एक गवर्न करता है,
क्योंकि ये बिलो वाटर जो भी लाइफ है वो एक होल इकोसिस्टम है, तो ये भी आपको याद रखना है। 15th है लाइफ ऑन लैंड, मतलब कि एक हो गया लाइफ बिलो वाटर और एक हो गया ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल लाइफ के ऊपर, तो 15 आपको याद रखना है। 16th है पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, तो पीस के लिए, जस्टिस के लिए, और ये इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो लाइफ को गवर्न करती हैं, तो इस पे भी पूरा फोकस होना चाहिए। इसके लिए भी प्रॉपर तरीके से रूल्स, रेगुलेशन, पॉलिसी, स्कीम्स बनने चाहिए। और 17th है पार्टनरशिप फॉर द गोल, जो कि लास्ट जो 8th वाला था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में, वो भी यही था कि पार्टनरशिप जो है प्रॉपर पूरे जो कंट्रीज हैं उनकी आपस में प्रॉपर पार्टनरशिप होनी चाहिए। ठीक है, तो एक एक थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं। फर्स्ट है एंड पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एवरीवेयर, मतलब कोशिश ये करनी है कि वो पूरी तरह से हम खत्म कर दें। और जो वेजेस, जो भी पॉवर्टी कैसे खत्म होगी, हर इंसान को आप कोई काम दें और वो हर जो लीड है, जो फैमिली को बनाता है एक पर्सन, उसको कम से कम जो है $1.5 US पर डे उसको मिले, $1.25, मतलब करीबन 100-125 रुपए उसको रोज मिले। कम से कम इतना एम्प्लॉयमेंट हमको क्रिएट करना ही करना है एज पर हिज और हर एबिलिटी, जो वो काम कर सकते हैं वो करवाना। The targets for this goal include a world where the poor are not vulnerable to climate change and have equal rights to economic sources. क्योंकि आप यदि हर इंसान को कुछ जॉब देते हो, वो हर मंथ कुछ अर्न करता है, हर डे कुछ अर्न करता है, तो वो आपके इकोनॉमिक और फाइनेंशियल ग्रोथ में एक छोटा सा पार्ट अदा करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलाइज्ड या कुछ अमीरों से या जिनके पास बहुत पैसे हैं उनसे नहीं चलती है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हर एक इंसान, जो हर सिटीजन जो है आपका, वो कितना अर्न कर रहा है, कितने लोग कितना अर्न करते हैं, वो क्या कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब पे पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमिक जो कहना चाहिए ग्राफ है वो डिपेंड करता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ मस्ट बी इंक्लूसिव टू प्रोवाइड सस्टेनेबल जॉब्स एंड प्रमोट इक्वालिटी, और इसका जो ईयर रखा गया वो 2030 रखा गया। सेकेंड वाले में एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी एंड इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशन एंड प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। जैसा कि समझ में आ रहा है हमको कि भूख को खत्म करना, भूखमरी को खत्म करना। तो भूखमरी से मतलब ये है कि कुछ लोगों को तो मिलता नहीं है और कुछ लोगों को जो मिलता है उससे उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल रहा है। तो माल न्यूट्रिशन अराउंड द वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा एक बड़ी एक तकलीफ है या बड़ी एक कमी है हमारे, उसकी एक बड़ी प्रॉब्लम है। और इसमें भी खासकर विमेन और चिल्ड्रन ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि चिल्ड्रन का ध्यान आपको रखना है, बड़ों लोगों को रखना है, और बड़ों में विमेन भी अपना ध्यान थोड़ा कम ही रखती हैं। तो इसलिए और ये थोड़े सेंसिटिव हैं क्योंकि फिजियोलॉजिकली कह लो, इनके स्ट्रक्चर का कह लो कि ये थोड़े वीक हैं, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि विमेन ही एक लाइफ को फिर से जन्म देती है। तो उसकी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप उसकी ध्यान नहीं रखोगे तो फिर बच्चे भी उस तरह से मतलब प्रॉपर उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी। The food and agriculture sector offers key solutions for development and is central for hunger and poverty eradication. तो उसके लिए फूड और एग्रीकल्चर सेंटर जो सेक्टर है इसको भी काम करने की ज़रूरत है कि कुछ जो गरीब हैं उनको फूड और ये सब चीज़ें जो है वो थोड़े सस्ते में दें और उनका प्रॉपर चेकअप जो है वो होता रहे। And target for this goal include ending malnutrition, मतलब कि जो न्यूट्रिशनल क्या कहना चाहिए, कुपोषित जो है, कुपोषण जो है उनके बीच में, उसको खत्म करना है ना। और स्मॉल फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना, जेनेटिक डाइवर्सिटीज ऑफ क्रॉप्स का भी ध्यान आपको रखना है कि किस तरह से वो प्रोडक्शन हमें किस क्रॉप से कितना मिल रहा है, कैसे हम इसको अच्छा कर सकते हैं। अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा पेस्टिसाइड डाल दिया आपने और खूब ग्रोथ हो गया उसका, है ना,
और लेकिन यदि आप उसको खा रहे हैं तो आप साथ में उस पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड को भी खा रहे हैं, तो उससे तो कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस सब का जो सीक्वेंस है या जो प्रोपोर्शन है, ये सब चीज़ों को अच्छी तरह से रिसर्च करके और फिर फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए। फार्मर्स को भी एजुकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो किस सीज़न में, किस मंथ में, किस तरह से कौन सी फसल उगाएं, कैसे उगाएं, पानी को कैसे स्टोर करें, है ना। हमेशा तो बारिश होती नहीं है, पहले जब बारिश होती है तब उस पानी को आप कैसे स्टोर करें और कैसे साल भर आप उसको यूज़ करें। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। थर्ड जो है, इंश्योर हेल्दी लाइव्स एंड प्रमोट वेलबीइंग फॉर ऑल एट ऑल एजेस। सभी को एक अच्छी हेल्दी लाइफ का पूरा पूरा हक है, और वो अपने आप को कैसे हेल्दी बनाएं और कैसे फूड हमने पढ़ ही लिया, आगे भी यदि कोई इस तरह की कोई डिसीज आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम आ जाती है, तो और ये सभी एजेस के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम द इन्फेंट्स टू द ओल्डर एल्डरली पीपल, सबके लिए जो है वो मेडिकल फैसिलिटीज हो और एक्सेसिबल हो उनके लिए, बहुत ज़्यादा महंगी और ऐसी ना हो, क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता वो हॉस्पिटल्स और उनकी फीस। तो ये सब चीज़ों के लिए एक प्रॉपर प्रोटोकॉल्स हों, प्रॉपर उसका इम्प्लीमेंटेशन हो, सो दैट कि सभी को वो चीज़ें मिल सकें। तो this goal includes call for universal health coverage, increasing healthcare workforce, reducing illness and death by population, comprehensive agenda, ये सारी चीज़ें यही हैं। और जो इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, जो ऐसी डिसीज़ हैं जिससे कि लोग जो हैं मेंटली भी परेशान हो जाते हैं, फिजिकली भी हो जाते हैं, सपोर्ट सिस्टम उनका वीक हो जाता है, तो डेथ जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो उस बीमारियों को खासकर वो देखें, तो उसमें एड्स है, मलेरिया है, टीबी है ना, ये सारी चीज़ें, ये एक तरह से चैलेंज है कंट्रीज के हेड्स के लिए। एंड वैक्सीनेट योर फैमिली टू प्रोटेक्ट देम एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। फोर्थ जो है वो है इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। अभी हमने देख लिया था कि जो है एजुकेशन जो है वो सबका एक, वो ये भी एक तरह से राइट है आपका कि आपको ये चीज़ आनी चाहिए, और उसके लिए फ्री भी कर रखी है एजुकेशन, लेकिन उतनी अवेयरनेस नहीं है लोगों को, उनको उसकी इम्पोर्टेंस उतनी पता नहीं है। तो ये सब उनमें जागरूकता लाना भी एक बहुत बड़ा मिशन है। So obtaining a quality education is the foundation to improving people's life and sustainable development. तो इसके लिए भी जो है काम करना है। इसके लिए यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स, ये सब चीज़ें डेवलप करना है। जैसे मैंने बोला, सब लोग, सारी जो पॉपुलेशन है या जो सब नागरिक हैं, वो सब पढ़ाई करें, और पढ़ाई करते करते अच्छे जॉब्स पालें, जरूरी नहीं है। सब में कुछ अलग स्किल होता है, कुछ चीज़ वो पढ़ाई में नहीं दिमाग लगा सकते, लेकिन कुछ और काम वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो वो चीज़ें ढूंढना और उनको स्किल उनकी डेवलप करना, इससे भी वो जॉब जो है वो पा सकते हैं और अपना घर परिवार चला सकते हैं। तो ये सब चीज़ों पे भी ध्यान देना है। एंड फिफ्थ है जेंडर, अचीव जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावर ऑल विमेन एंड गर्ल्स। ये हमने भी देख लिया था कि जो है विमेन और गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत सदियों से जो है पिछड़े रहे, क्योंकि इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया जितना देना चाहिए, और जबकि जो बेस है वो विमेन है, और इसका ध्यान जो है वो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे एजुकेशन हो, या एक कोई भी स्पेस देने की बात हो, कुछ भी चीज़ हो। तो ये टारगेट्स फॉर दिस गोल इंक्लूड फ्रीडम from discrimination and violence, ensuring equal share of leadership opportunities and responsibilities for women, as well as property ownership. मतलब अभी भी ऐसा है कि विमेन को जो है वो उतना प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता, या उसको दबा के रखा जाता है। इवन
खाने पीने में भी पहले तो काफी डिस्क्रिमिनेशन होता था, अब ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसी की तरफ पूरा फोकस हो जाए और दूसरे की तरफ बिल्कुल ही ध्यान ना दी जाए। तो दोनों का मेंटेन करना एक लेवल पे वो बहुत जरूरी है। इक्वालिटी है ना, किसी को बहुत ज्यादा दे देंगे तो दूसरा नीचे हो जाएगा, तो वो भी नहीं करना है, बराबर रखना है। क्योंकि बराबरी कब मेंटेन होगी कि किसी को किसी की सपोर्ट की जरूरत है, कभी आपने कर दी, आपको किसी की जरूरत है उसने कर दी, तो एक लेवल मेंटेन रहता है उससे। सेवरल रेफरेंसेस कैन बी मेड आर मेड टू नेशनल अप्रोप्रिएटनेस इन इंटरप्रेटिंग दीज टारगेट्स। तो बहुत सारे काम जो हैं वो हो रहे हैं इस पे और आगे भी होंगे, तो इसका लाभ भी हमको लेना चाहिए। सिक्स्थ जो है वो है इंश्योर अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटाइजेशन फॉर ऑल। मतलब क्लीन वाटर, एक्सेसिबल वाटर हो, ऐसा नहीं हो कि जैसे गांव में सुनते थे डेजर्ट जहाँ पर है या कुछ रिमोट एरियाज में कि क्लीन वाटर बहुत दूर है और उसको लाने के लिए ही बहुत सारा एफर्ट जो है, बहुत सारा टाइम जो है वो चला जाता है। तो एक्सेसिबल होना चाहिए वाटर, क्लीन वाटर। मतलब ये भी एक तरह का इशू बन गया है आज। इशू तो क्या बनना चाहिए, एक चैलेंज बन गया है कि क्लीन वाटर मिले सबको। और ये इसकी तरफ जो है वो ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेसिक वाटर स्कैरसिटी अफेक्ट्स 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि वाटर तो बेसिक नीड है वो। और वाटर मतलब क्लीन वाटर जिसको कि हम यूज कर सकें पीने के लिए या बाकी कामों के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है, तो इसको पूरा करना। फिर सेवेंथ है इंश्योर access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all। ये अभी हमने पढ़ाई है, कंप्लीट किया है। तो एनर्जी सोर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके हमारे डेवलपमेंट के लिए, हमारी जो नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए एनर्जी सोर्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो अबाउट 1.3 बिलियन पीपल ग्लोबली हैव नो एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी। ये अभी का डेटा इन्होंने दिया है, क्योंकि ये हुआ ही 2015 में है। तो उसके अकॉर्डिंग इतने लोगों को अभी भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, ग्लोबली है, ये पूरे ग्लोब का डेटा है। एंड टारगेट फॉर दिस गोल emphasizes a conversion to renewable sources and dramatic improvement in efficiency everywhere. So use only energy efficient light bulbs or appliances. तो ये जो है क्वेश्चन ये दिया है कि रिन्यूएबल जो सोर्सेस हैं उसके ऊपर कौन सा गोल था या क्या इसके ऊपर किसी डेवलपमेंट गोल्स में कहीं है ये। तो आपको याद होना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 7th जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेस के ऊपर है ना, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी के ऊपर। ठीक है। 8th जो है वो है प्रमोट सस्टेन्ड इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, फुल एंड प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड डिसेंट वर्क फॉर ऑल। सबको के लिए काम होना चाहिए, क्योंकि आपके पास एनर्जी है तो आपको फ्री में हर चीज यदि दे देंगे तो क्या होगा, आप फालतू बैठे रहोगे और आपकी जो एनर्जी है वो कहीं गलत डायरेक्शन में जाएगी। इससे अच्छा ये है कि सब लोगों को जो जिसके एबल है उसको उस तरह का काम दिया जाए, ताकि उसके मन में ये आए कि हाँ आज सुबह उठ के मुझे ये काम करना है, क्योंकि मुझे इससे ये मिलने वाला है, इससे मेरा ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, या मैं फैमिली को जो सुख सुविधाएं हैं वो मैं दे सकूंगा। तो सबको एक डिसेंट जॉब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके जो लोग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम करें और पैसे को कमाएं और उसको यूज़ करें प्रॉपर तरीके से। अब यहाँ पे एक डेटा है, देखिए, अबाउट 75 मिलियन पीपल बिटवीन 15 एंड 24 एज आर एस्टिमेटेड टू बी अनएम्प्लॉयमेंट एंड आउट ऑफ स्कूल ग्लोबली। कितनी वो बात है कि जो जिस एज ग्रुप में मैक्सिमम एनर्जी होती है ना, 15 एंड 24, 20s में, आफ्टर टीन्स एंड 20s में मैक्सिमम एनर्जी है। आप बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ सोच सकते हो, किसी भी हद तक अपने किसी काम को पूरा करने के लिए पूरे जोश के साथ आप
लग सकते हो, लेकिन वही जो एज है, एज ग्रुप है, वो अनएम्प्लॉयमेंट है या उनको उनकी स्कूलिंग ही नहीं हुई है। तो इस पे ध्यान देना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा काम है यदि ये ढंग से किया जाए। So this goal targets closing that gap using innovation as well as separating growth from ecosystem degradation. ठीक है, तो इस पे भी काम करना है। 9th जो है वो है build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovations, है ना। इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना, इनोवेशन के बिना, इनोवेशन तो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसी नीड होती है तो उस हिसाब से कुछ कुछ नई नई चीज़ें आती रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए चाहिए, तो वो सब डेवलपमेंट ज़रूरी है। लेकिन यदि कोई चीज़, कोई इनोवेशन, कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री से कुछ हार्म है तो उसकी तरफ भी ध्यान देना ज़रूरी है ना। सो थिंक ऑफ इनोवेटिव न्यू वेज टू रीपर्पस ओल्ड मटेरियल। जिससे ओल्ड मटेरियल कोई चीज़ है, कोई चीज़ हम बहुत समय से यूज़ कर रहे हैं लेकिन उसके बुरे इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, वो कुछ ज़्यादा हार्म कर रहा है हमें या क्लाइमेट को, तो नई चीज़ें उसकी जगह पे लानी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल एनर्जी सोर्सेस हमने पढ़ा, है ना, कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो अभी तक यूज़ हो रहे थे और उससे सभी को तकलीफें हैं, ह्यूमन को भी, लिविंग स्पीसीज को भी और क्लाइमेट को भी, एनवायरनमेंट को भी। 10th है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी विद इन एंड अमंग कंट्रीज। तो जो इनइक्वालिटी है, कुछ बहुत पुअर कंट्रीज हैं, कुछ डेवलपिंग हैं, कुछ बहुत डेवलप्ड हैं, बहुत रिच कंट्री हैं, तो उनको कुछ तरह से सपोर्ट करके जो नीचे हैं कंट्रीज, उनको थोड़ा सा ऊपर लाया जाए टू रिड्यूस दिस इनइक्वालिटीज। पॉलिसीज कुछ इस तरह से बनाई जाए, है ना, कुछ उनको सपोर्ट किया जाए, तो इस तरह से जो है उनको आगे बढ़ाया जाए टू मेक देम इक्वल एंड मेकिंग इससे क्या होता है कि माइग्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है ना। और एक जगह से यदि माइग्रेट कर रहे हैं लोग, दूसरी जगह जा रहे हैं, तो कई बार उस कंट्री के लिए वो लाइबिलिटी बन जाते हैं। तो इस तरह से किया जाए कुछ सिस्टम की ये माइग्रेशन जो है वो कम हो, जहाँ पे वो रहते हैं वहीं पे उनको रिसोर्सेस और काम दिया जाए, ताकि, और प्रॉपर वेजेस दिए जाएं, ताकि वो उसी कंट्री का डेवलपमेंट का एक पार्ट बन सके। 11th है मेक सिटीज एंड ह्यूमन सेटलमेंट्स इंक्लूसिव, सेफ, रिजिलेंट एंड सस्टेनेबल। जो भी कम्युनिटीज हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट में बनाया जाए, उनकी जो एनर्जी है, जो हाउसिंग है, जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी सर्विसेज हैं, उनको एक्सेसिबल बनाया जाए और अच्छी तरह से उनको मेंटेन किया जाए। कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज को प्रिजर्व किया जाए, जो भी पर्टिकुलर सिटीज हैं, कम्युनिटीज हैं। तो और 12th है ensure sustainable consumption and production patterns. तो this goal targets top like reducing food waste जो हम करते हैं, या corporate sustainability practice, या educating people on impact of their life choices। तो इसमें जो कंजम्पशन हम कर रहे हैं, जो हम वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से कंज्यूम करें, है ना, और उससे कैसे कुछ अच्छा प्रोड्यूस करें, रिसाइकल करें, चाहे पेपर हो, ग्लास हो, प्लास्टिक हो, मेटल हो। तो जो चीज़ें हैं वो डंप ना हो जाएं, बल्कि वो फिर से यूज करने लायक चीज़ें बन जाएं। फिर है ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है, टेक अर्जेंट एक्शन टू कम्बैट क्लाइमेट चेंजेस एंड इट्स इम्पैक्ट्स। अभी हम देख ही रहे हैं, बहुत सारा हमने पढ़ लिया है, तो इट्स अ चैलेंज एंड इट अफेक्ट्स एवरीवन एवरीवेयर। तो ये एक एस्ट्रेसिक्स है, दिस गोल हैज एन एस्ट्रेसिक्स, इसको स्टार मार्क कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये एक रेफरेंस था पेरिस एग्रीमेंट के लिए जो दिसंबर 2015 में हुआ, which guides nations to jointly commit to limiting global warming to not more than 2 degrees Celsius। ये आप नोट कर लेंगे, दिस इज द एक ये इम्पोर्टेंट जो है गोल है
और इसके लिए यंग पीपल को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी हल्का सा एजुकेशन देना, एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली बनाना, किस तरह से वो चीजें कर सकते हैं, किस तरह से आप एक छोटे बच्चे को भी बोल सकते हो कि इस प्लांट में बेटा पानी देना है आपको ये चीज देता है। स्कूल में भी ये सब कर सकते हैं, प्लांटेशन कर सकते हैं बारिश के टाइम पे, है ना। तो एजुकेट करना पीपल को, बच्चों को, यंग पीपल को ऑन क्लाइमेट चेंज टू पुट देम ऑन अ सस्टेनेबल पाथ अर्ली। तो वो पहले से ही समझ जाएं तो आगे जब वो बढ़ेंगे तो वो उसके लिए काम कर सकेंगे, उसके लिए उनमें अवेयरनेस रहेगी कि क्या उन्हें करना है। फिर कंजर्व एंड सस्टेन, मैं 2-3 मिनट और ले लूंगी, तो ये हमारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे। Conserve and sustainably use the ocean, seas and marine sources for sustainable development. अब कई जगह पे इसका ये इतना वास्ट है, ओशन और वाटर बॉडीज, इसका केयरफुल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो वर्ल्ड के ओशंस हैं उसमें बहुत सारे क्रिएचर्स हैं, स्पेशली फिश, तो उसका जो है बहुत ज़्यादा कहना चाहिए फिशिंग होती है, बहुत ज़्यादा उनको यूज़ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है, जितना प्रोपोर्शन में वो वहाँ पैदा नहीं होती हैं। सो दे आर अनप्रोटेक्टेड एंड स्ट्रेस्ड फ्रॉम क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का भी उस पर असर पड़ रहा है, पॉल्यूशन का भी पड़ रहा है और पॉपुलेशन का भी पड़ रहा है। So the target for this goal include research and learning to find out more about what lies beneath the ocean and so as to better save them, है ना। तो इसमें भी रिसर्च की ज़रूरत है, लर्निंग की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें हमें पता नहीं है, बहुत नीचे हैं, लेकिन जितना हम कर सकते हैं उतना करें। कई बार क्या होता है, बहुत सारा डंप जो है कंट्रीज का जो वेस्ट है वो सी में वो फेंक देते हैं। तो दिस अवॉइड प्लास्टिक बैग्स टू कीप द ओशन सेफ एंड क्लीन। रिवर में तो होता ही है छोटा मोटा, लेकिन जो लार्ज स्केल का जो डंप है कंट्रीज, मैं कह रही हूँ कि वो ये लोकल हम करते हैं, रिवर्स में इधर उधर डाल देते हैं छोटे मोटे लेवल पे, लेकिन बड़े लेवल पे बहुत टन्स, मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट जो है वो सी पे जा रहा है, जिसे रोकना चाहिए। प्रोटेक्ट, रिस्टोर एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे इकोसिस्टम है उसको भी मैनेज करना, डिफॉरेस्टेशन को रोकना, डेजर्टिफिकेशन रोकना, है ना। एंड लैंड को कैसे प्रिजर्व करें, कैसे उस लॉस को हम बचाएं, इसके लिए कुछ स्कीम्स बनाना, ये सारी चीजें इसमें होगी। तो इसमें क्या करेंगे, प्लांटेशन हम करें, और उसको ऐसा नहीं है कि प्लांट लगा दिया और फिर हम चले गए कहीं पर, नहीं, उसको जब तक जरूरत है उसको प्रिजर्व करना, उसका ध्यान रखना, ये भी एक तरह से आपका ही ड्यूटी बनती है। सो प्लांट अ ट्री एंड हेल्प प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। 16 जो है वो है प्रमोट पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब इसमें वही है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस सबसे मेन एक क्रूशियल चीज है जो बहुत आसानी से मिलती है, लेकिन उतनी ही डिफिकल्ट हो गई है आज के समय में। So access to justice for all, building effective and accountable institutions at all levels. तो ये एक important goal है, क्योंकि इसके लिए आपकी जो लीडरशिप है वो बहुत सोच समझ के आपको, यदि आपकी कंट्री में डेमोक्रेसी है तो सोच समझ के एक लीडर को चुनना चाहिए, क्योंकि उस पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। आज हम वर्ल्ड को देख रहे हैं, हर दूसरी कंट्री के क्या हाल हो रहे हैं, तो लीडरशिप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। So target for this goal includes reduction of violence, end to torture, reduction of corruption, as well as creation of institutions and governments that work for everyone, every single person of the country, of the state or of the world in whole. और 17 जो लास्ट वन है वो है strengthen the means of implementation of revitalize the global partnership for sustainable development. एक दूसरे की हेल्प करना, है ना, ग्लोबल पार्टनरशिप है ये। Each country and every sector has a role to play in achieving this SDGs. तो इन गोल्स को पूरा करने के लिए एक दूसरे को सपोर्ट करना। This goal targets ensuring that countries have what is needed in achieving the rest of the SDGs, such as fund, capacities, technologies. किसी को यदि किसी चीज की जरूरत है या इन गोल्स को पूरा कर पाने में,
कहीं कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो बाकी जिनके पास ये रिसोर्सेस हैं, है ना, वो एफिशिएंट है, तो उनको हेल्प करना चाहिए. तो द गोल emphasizes the need of partnership and collaboration. ओके, सो दैट मैंने थोड़ा सा समय ले लिया है ज्यादा. So this ends our goals. इसमें यदि किसी को कोई तकलीफ परेशानी है तो पूछ सकते हैं. मैम एसडीजी किस तरह से बनेंगे? क्वेश्चंस हम कर लेंगे इसके. मेन तो यही बनेंगे कि कब हुए थे, क्या एजेंडा था, कब उनको पूरा होना था, है ना, कितनी कंट्रीज आई, इसमें क्लाइमेट चेंज के लिए क्या था, वाटर के लिए किस गोल में था, और हम क्वेश्चंस कर लेंगे इसके. लेकिन ये गोल्स आपको पता होना चाहिए. मतलब करंट अफेयर्स के मामले में देख लो या एनवायरनमेंट के, वैसे भी आपको ये सब चीजें ऐसी हैं जो आप रिलेट कर सकते हो. इट्स नॉट दैट कि एक सब्जेक्ट वाइज आपको पता है. कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए. तो एक रीडिंग मार लीजिएगा, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वाटर के लिए, क्लाइमेट के लिए, है ना, इकोसिस्टम के लिए, वो वाले गोल्स आप ध्यान रखिए. उस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. हेलो मैम. मैम एसडीजी और एमडीजी में डिफरेंस क्या है मैम? आप शुरू से थे क्लास में? मैम देखिए, सबसे पहले जो ये डेवलपमेंट गोल्स बने वो 2000 में जो एक मीटिंग हुई है ना, यूएन की कंट्रीज की, यस मैम. वो हुई. तो उसमें 8 गोल्स उन्होंने किए पूरा ग्लोबली, कि भाई ये कंट्रीज ये गोल्स पूरा करें, क्योंकि ये ग्लोबली प्रॉब्लम्स थी सब कंट्रीज की. तो यूनाइटेड नेशंस क्या है? इट्स अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज, है ना, जो एक दूसरे की हेल्प के लिए, कहीं पे क्या जरूरत है उसके लिए बना हुआ है, राइट. तो ये 2000 में हुआ, और इसमें ये 8 गोल्स डिसाइड हुए, और ये कहा गया कि भाई 2015 तक इनको कंप्लीट कर लिया जाएगा. टाइम पीरियड 15 साल का दिया गया. उसके फॉलो अप में 2015 में ये दूसरी मीटिंग हुई, जिसमें 193 कंट्रीज ने पार्ट लिया, वो भी यूएन की कंट्रीज थी. और उसमें फिर से कुछ जो गोल्स जो नहीं हो पाए उनको, क्योंकि 2015 तक सारे गोल अचीव नहीं हुए, तो उनको भी रखा गया, और आगे कुछ और ऐड किए गए, जिसमें खास क्लाइमेट के बारे में है, इकोसिस्टम के बारे में, एनवायरनमेंट के बारे में 5-6 गोल्स हमने अभी पढ़े, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल थे. तो वो मतलब जो सस्टेनेबल क्यों कहा गया, कि जो आपने अचीव कर लिया है उसको तो रखना ही है, उसको सस्टेन करिए, और बाकी भी अचीव करिए, उसको भी आपको मेंटेन करके रखना है, और आगे जो है वो चीजें भी आपको, ये चीजें आप और करना है आपको. तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे जो 2015 में हुए, और इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 2030 रखा गया है, इसलिए इसको कहा गया एजेंडा 2030. ओके मैम, समझ में आया. थैंक यू मैम. ओके, चलिए आज काफी टाइम हो गया है. थैंक यू सो मच.